उसके हर जख्म पर दिल निसार होता है, चाहे कुछ भी हो, यार तो यार होता है। सुबह मुकर्रम की आंख खुली तो इमामा उसके बाजू पर सर रखे सो रही थी। मुकर्रम ने मुस्कुराते उसके चेहरे पर आते बाल हटाए। ये सुबह मेरी जिंदगी की सबसे हसीन सुबह है। मुकर्रम ने उसके दिलकश नकूश और चेहरे पर छाई मासूमियत को आंखों के रास्ते दिल में उतारते बाहरी लहजे में सरगोशी की। लेकिन फिर उसे रात का वाकया याद आया तो पल में मुस्कुराते नकूश पथरीले तासुरात में ढले। होंठ भींचते धीरे से उसका सर तकिए पर रखते वो उठा। फ्रेश होकर वापस आया तो तब तक वो भी जाग चुकी थी। उसे नज़रअंदाज किए मुकर्रम गले के गिर्द लिपटा टॉवल निकालकर सोफे पर फेंकते ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा। इमामा ने तिरछी नज़रों से उसका जायजा लिया, जो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस, चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए, खुद पर परफ्यूम छिड़कते सोबर और डैशिंग लग रहा था। मुकर्रम ने आईने में से उस पर नज़र डाली तो चोरी पकड़े जाने पर इमामा ने सटपटाकर नज़रें घुमाई। वो ये किसी को बता ना दें, अगर अम्मी बाबा को पता चला तो क्या होगा। इमामा सर झुकाए उंगलियां मरोड़ते बुड़बुड़ाई। चोरी चोरी नज़र वो मुकर्रम पर भी डाल लेती, जो बज़ाहिर तो मसरूफ़ दिख रहा था, लेकिन उसकी हर हरकत का जायज़ा बगौर ले रहा था। सुने, आखिर हिम्मत करके वो उसे पुकार बैठी। बोलें। मुकर्रम ने आईने में देखते उसी के अंदाज में भवें उचकाते कहा, वो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। सुन रहा हूँ मैं। हाँ, सुन रहा हूँ। अपनी घड़ी पहनते मुकर्रम उसकी तरफ बढ़ा। मुझे कहना था कि कल जो भी हुआ आप किसी को मत बताइएगा प्लीज़। नहीं बताऊँगा, लेकिन एक शर्त पर, जब तुम मुझे सच बताओगी। क्या वजह थी जो तुमने इतना इंतहाई कदम उठाया, बोलो। मुकर्रम ने उसके पास बैठते संजीदगी से पूछा तो इमामा के तसव्वुर में ज़रार का अक्स लहराया। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू जमा होने लगे। मुकर्रम बगौर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को नोट कर रहा था। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, इमामा ने रोते हुए कहा तो उसकी बात सुनते ही मुकर्रम की आंखें सुर्ख हुई। अपने अंदर उठते इश्तियाल को दबाते उसने मुठियाँ भींच ली, इतनी शिद्दत से कि उसके बाजू की रगें तन गईं। क्यों? अपने अंदर उठते तूफान को दबाते मुकर्रम ने सर्द लहजे में यक लफ्ज़ी सवाल किया। क्योंकि ये ज़री आपी की जगह है, मैं उनकी जगह नहीं लेना चाहती थी, इमामा ने उसके लहजे की सख्ती पर अटकते हुए कहा तो मुकर्रम ने आंखें सुकेड़े उस पागल को देखा। व्हाट आर यू मैड? तुमने इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया? आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम दुनिया की अहमक तरीन लड़की हो। दिल तो कर रहा है कि रख के एक दूं। अकल ठिकाने आए तुम्हारी, बेवकूफ़ लड़की। मुकर्रम ने गुस्से से लाल होते कहा तो इमामा की आंखें झलक पड़ी। रोना बंद करो, खबरदार जो एक भी आंसू बहाया तो। तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि तुम्हें इस हाल में देखकर मुझ पर क्या गुजरी थी? अगर इस सब का चाचा चाची को पता चल जाए तो सोचा है उन पर क्या बीतेगी। मुकर्रम ने उसके आंसुओं से मुतासिर हुए बिना सख्ती से कहा। वो सब सोच कर ही मुकर्रम का दिल डर गया था। आप मुझे डांट रहे हैं? नहीं तो जो हरकत तुमने की है उसके बाद तो मुझे तुम्हें फूलों के हार पहनाने चाहिए ना। आई एम सॉरी, आप प्लीज़ किसी को मत बताना। आज के बाद तुमने अगर ऐसी कोई हरकत की या ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगा। और ये जो खुराफात तुम्हारे दिमाग में है ना, इन्हें निकाल दो। किसी की जगह नहीं ली तुमने, बल्कि तुम अपनी सही जगह पर, अपने असल पर आ गई हो। अंडरस्टैंड मिसेस मुकर्रम शाह? मुकर्रम ने उसकी तरफ झुकते हुए गंभीर लहजे में कहा। तो उसकी नज़दीकी पर बेसाख्ता उसने सर असबात में हिलाया। गुड गर्ल, अब उठो और फ्रेश हो जाओ। मुकर्रम ने उसके अंदाज पर मुस्कुराते उसका गाल थपथपाया। इमामा तो जैसे इंतज़ार में थी कि जैसे ही उसने कहा झट से उठते वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसकी रफ्तार देख मुकर्रम दिलकशी से मुस्कुराया। मॉम डैड, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, ज़रार ने नाश्ते की टेबल पर सबको देख कर कहा। ज़रूरी बात? बोलो बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? रुमैसा बेगम ने सवालिया नज़रों से उसे देखते कहा। मॉम, मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या? उसकी बात सुनकर सब ने हैरत से उसे देखा। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? बेटा खैर तो है, अचानक से शादी का ख्याल कैसे आ गया? आजिम खान ने मुस्कुराते हुए पूछा। शादी तो करनी है ना डैड, तो अब क्यों नहीं? बात तो ठीक है तुम्हारी। भाई बेगम, आप लोग रिश्ता ढूंढें साहबजादे के लिए। ढूंढने की क्या ज़रूरत है बाबा, मेरी नज़र में भाई के लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। इसकी और भाई की जोड़ी परफेक्ट है, बाज़गा ने चहकते हुए कहा। लो भाई, लड़की का मसला भी हल हो गया। कौन है वो लड़की? मेरी दोस्त इमामा। डैड, आपकी बहू मैंने ढूंढ ली है, आप लोगों ने रिश्ता लेकर जाना है। बाज़िगा इमामा का नाम लेने ही वाली थी जब ज़रार ने उसकी बात काटते संजीदगी से कहा तो सबकी आंखें हैरत से खुली थी।
लो जी, इसने लड़की भी खुद ही ढूंढ ली। ठीक है बरखुरदार, हमें कोई एतराज नहीं, जब तुम कहोगे हम रिश्ता लेकर चले जाएंगे। आजिम खान ने हंसते हुए कहा, डैड हमें कल ही जाना है। असल में जरार ने सब कुछ बता दिया कि कैसे वो लोग जरनाब की शादी करवा रहे हैं, और जरनाब का रिएक्शन जिसे सुनने के बाद सब परेशान हो गए थे। जबकि बाजिका खामोशी से उठकर चली गई। उसका दिल ये सोचकर ही उदास हो गया कि अब इमामा उसकी भाभी नहीं बन सकती। आज दूसरा दिन था उसे इस कैद में रहते। भूख से निढाल सी आंखें बंद किए एक कोने में वो बैठी थी। कमरे के बाहर भारी कदमों की चाप सुनकर वो हिम्मत करते उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। कोई है, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, कमज़ोर सी आवाज़ में दरवाज़ा खटखटाते उसने कहा। तो क्लिक की आवाज़ से दरवाजे का लॉक खुला। जरनाब पीछे हुई। आवाज़ सुनते ही तो जरनाब आवाज़ सुनते ही पीछे हुई तो दरवाज़ा खुलता चला गया। एकदम से आंखों में रोशनी पड़ी तो उसकी आंखें चुंधिया सी गईं। वो आंखों पर हाथ रखे आने वाले को देखने की कोशिश करने लगी, जिसकी कैलोन की खुशबू से कमरा महक उठा था। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें रोशनी की आदी हुई तो उसने सामने देखा। तो तुम? उसे देखते ही जरनाब की आंखें हैरत और बेयकीनी से फटी थी। हाँ मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घटिया हरकत भी कर सकते हो, जरनाब ने गुस्से से लाल होते कहा। तो मुकर्रम तंजिया अंदाज में हंस दिया, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर पथरीले तासुरात नमूदार हुए। घटिया हरकत? ये घटिया हरकत है तो जो हरकत तुमने की वो किस जुमरे में आती है मिस जरनाब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हवेली से बाहर निकलने की? क्या सोचा था तुमने कि तुम हमारी इज्जत रोंद कर भाग जाओगी? मिस जरनाब, मुकर्रम शाह के रहते ऐसा मुमकिन ही नहीं। इबरत का निशान बना दूंगा मैं तुम्हें, मुकर्रम ने सर्द और स्पार्ट लहजे में धाड़ते हुए कहा। तो उसके लहजे की सर्द मोहरी महसूस करते जरनाब का दिल कांपा। तो तुम अच्छा नहीं कर रहे, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो करूं मेरी मर्जी। तुम होते कौन हो मुझे यहाँ कैद रखने वाले? तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, समझी? न तुम अपनी मर्जी से इस दुनिया में आई थी और ना ही अपनी मर्जी से जाओगी। अपनी हदूद मालूम होनी चाहिए तुम्हें। इन्हें फलांगने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, समझी? तुम मेरे माँ बाप बनने की कोशिश मत करो। मुझसे सवाल जवाब का हक उन्हें है, तुम्हें नहीं। ना ही मैं तुम्हें जवाब दे हूँ, जरनाब ने उसकी बात को खातिर में लाए बगैर हठधर्मी से कहा। भूल है ये तुम्हारी कि तुम जवाब दे नहीं हो। तुम हर उस शख्स को जवाब दे हो जो तुमसे जुड़ा है। घर से भागकर गलती कर दी तुमने, और ये कैद तुम्हारी उसी गलती की सज़ा है। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता और तुम माफ़ी नहीं मांग लेती, तब तक यहीं सड़ती रहोगी। खाना देने आएंगी, खा लेना, मुकर्रम ने सख्त लहजे में कहा और दरवाज़ा बंद करके चला गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे प्लीज़ मुकर्रम, दरवाज़ा खोलो, मेरा दम घुटता है यहाँ। मुकर्रम शाह, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, जरनाब चिल्लाती रह गई और मुकर्रम के कदमों की आवाज़ दूर होती चली गई। नाश्ते के बाद मुकर्रम ज़रूरी काम का कहकर जा चुका था, जबकि शाजिम और शमून मर्दान खाने की तरफ चले गए। अब लाउंज में सिर्फ खवातीन बैठी थीं। सुल्ताना बेगम की एक्सरे करती नज़रें इमामा पर टिकी थीं, जो उसे डिस्टर्ब कर रही थी। वो उनकी नज़रों से बचने के लिए बार बार पहलू बदल रही थी। रिहाब दिलावर कहाँ गया है? कल से दिखाई नहीं दिया। पता नहीं भाभी, कल जो भी हुआ उसके बाद बहुत गुस्से में था, फ़ोन भी नहीं उठा रहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, रेहाब बेगम ने बुझे लहजे में कहा। जरनाब के बाद अब दिलावर को लेकर उनके दिल में होल उठ रहे थे। भाई शहर में पले बड़े हैं, आवारा फिरते रहे हैं, बुरी सोहबतों का असर तो होगा ना, सुल्ताना बेगम ने तंजिया लहजे में कहा। तो रेहाब ने बेबसी से सुल्ताना बेगम को देखा, जबकि इमामा उनकी बात सुनकर उठ गई। इमामा बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? मुबशरा बेगम ने उसे उठते देखकर पूछा। मैं दादी के पास जा रही हूँ, इमामा ने एक नज़र रेहाब पर डालते कहा और चली गई। वो रेहाब और शमून से नाराज़ थी। इस बात का अंदाज़ा रेहाब बेगम को भी था, लेकिन वो मुतमईन थी कि जो फैसला उन्होंने किया वो बेहतर था, और ये बात इमामा भी मान जाएगी एक दिन। अस्सलामुअलैकुम दादू, कैसे हैं आप? इमामा ने बेड पर पड़े नहीफ से वजूद को देखते सलाम किया। तो उसकी आवाज़ सुनकर दादी ने आंखें खोली। बूढ़ी आंखों में इमामा को देखकर आंसू चमके थे। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? इमामा ने उनके आंसू साफ करते परेशानी से पूछा। तो दादी ने कांपते हुए अपने हाथ उठाए, इशारे से उसे अपने पास आने का कहा। इमामा ने उनका हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा और फिर उनके सीने पर सर रखा। आई मिस यू दादू, आपको पता है दादू, अम्मी बाबा ने जरनाब आपी की जगह मुकर्रम भाई से मेरी शादी कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, जरनाब आपी को ढूंढना चाहिए था, लेकिन नहीं ढूंढा।
दाजी के सीने पर सर रख के उसने शिकायती अंदाज में कहा तो उसकी बात सुनकर दाजी के झुर्रियों ज़दा चेहरे पर आसूदा सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जैसे ये बात सुनकर उन्हें खुशी हुई। दादू, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आप जल्दी से ठीक हो जाएं, सबकी क्लास लीजिएगा, फिर जरनाब आपी की शादी मुकर्रम भाई से करवा दीजिएगा। और मेरी जरार का नाम देते ही मामा के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने सर उठाए दाजी को देखा। आपको पता है दादी, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो भले ही मेरी नज़रों से दूर हैं, लेकिन हमेशा मेरे दिल के करीब रहते हैं। मैं उन्हें बता नहीं सकती, डर लगता है कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती, मुकर्रम को भी नहीं, इसलिए आपको बता रही हूँ। आप किसी को बताइएगा नहीं, बस जल्दी से ठीक हो जाएं। हम मिलकर जरनाब आपी को ढूंढेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा पहले जैसा। इमामा ने उनका हाथ पकड़कर होंठों से लगाते कहा, मेरी शहजादी, तुम्हारा नसीब तुम्हें मिल चुका है। मंजिल पर पहुंचकर भटकने का मत सोचो। मुकर्रम तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। यह अल्लाह का फैसला है तुम्हारे हक में, उस पर राज़ी हो जाओ। गुजरे वक्त को फिर से मत दोहराओ, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। दाजी ने उदास नज़रों से उसे देखते दिल ही दिल में कहा, जो खिलखिलाते उन्हें अपनी और बाजिगा की शरारतों का बता रही थी। आज दूसरा दिन गुजर गया था उसे यहाँ कैद हुए। उसने प्लान बना लिया था कि वो यहाँ से भाग जाएगी। अब बस मौके की तलाश में थी जो जल्द ही उसे मिलने वाला था। सुबह के खाने में उसने 2-3 निवाले जहर मार कर लिए थे ताकि उसे कैद में निकलने में ताकत आ जाए। बाहर कदमों की चाप सुनकर उसने अपने प्लान पर अमल करते आंखें बंद करते बेहोश होने का नाटक किया। दरवाज़ा खुलते ही वो सुबह वाली औरतें अंदर आईं। बीबी उठो, खाना खा लो। उनमें से एक औरत ने खाने की ट्रे नीचे रखते हुए कहा, लेकिन जरनाब बेसुध पड़ी रही। नसरीन, ये तो उठी नहीं रही, कहीं मर मरा ना जाए। उस औरत ने ट्रे नीचे रखते परेशानी से दरवाजे में खड़ी औरत से कहा, उल्लू की पट्टी, बेहोश हुई हूँ, मरी नहीं। जरनाब ने उसकी बात सुनकर दांत कचकचाए। मर कैसे सकती है? ये मरने वाली चीज़ लगती है तुझे? रुक, मैं देखती हूँ। नसरीन उसके पास आई और जरनाब की नाक के आगे हाथ करके सांसें महसूस की। हाँ, मरने वाली चीज़ नहीं, मारने वाली बला हूँ मैं। जरनाब ने दिल ही दिल में कहा, मरी नहीं, बेहोश हो गई है। तो इसके पास रुक, मैं जाकर छोटे सरदार को फ़ोन करती हूँ। नसरीन ने उसे हिदायत देते कहा और बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद जरनाब ने आंख की झरी से उसे देखा जो कमरे में चकराते नसरीन का इंतज़ार कर रही थी। वो जैसे ही दूसरी तरफ पलटी, जरनाब ने झटके से उठते ट्रे में से प्लेट उठाई और उसके सर में दे मारी पीछे से। वो औरत इस अचानक हमले को तैयार न थी। सर पकड़े धड़क से नीचे गिरी। मुझे कैद करने चले थे, बहुत कर ली पहरेदारी, अब आराम करो यहाँ। जरनाब ने उसको गिरते देख चेहरे पर आए पसीने को साफ करते कहा, फिर ट्रे से ग्लास उठाकर पानी पीने के लिए ग्लास थामे दरवाजे के पीछे छुप खड़ी हो गई। दूसरी तरफ नसरीन, जो मुकर्रम को बताकर वापस आ रही थी, अपनी साथी को बेहोश देखकर जैसे ही आगे आई, जरनाब ने ग्लास से उसका सर पे वार किया। कमरे से बाहर निकलते दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाई और भाग गई। मुकर्रम जब वहां पहुंचा तो दरवाज़ा खुला देख उसे ताज्जुब हुआ। सर झटकते वो अंदर गया। ये दोनों कहाँ चली गई? इतनी लापरवाही! कहा भी था कि होशियार रहना। मुकर्रम उन दोनों की गैर मौजूदगी पर गुस्से से बुड़बुड़ाते अंदर गया। जरनाब के कमरे की कुंडी खोलते ही जैसे आगे बढ़ा, सामने का मंजर देख हैरान, जहां नसरीन सर पकड़े दीवार के साथ बैठी करा रही थी, जबकि जरीना का भी यही हाल था। क्या हुआ तुम दोनों को? किसने किया ये सब? मुकर्रम ने उन दोनों के सर से निकलते खून को देखकर परेशानी से पूछा। छोटे सरदार, वो लड़की नहीं, आफत है पूरी। देखें क्या हाल कर दिया उसने हमारा। नसरीन ने रोते हुए कहा तो मुकर्रम गुस्से से गहरा सांस भरकर रह गया। तुम दोनों से एक छटांग भर की लड़की नहीं संभाली गई? छोटे सरदार, देखने में चिंटी लगती है लेकिन है नहीं। हाय मेरा सर, जरीना ने कराहते हुए कहा तो मुकर्रम पेचोताप खाकर रह गया। अच्छा उठो तुम दोनों, मैं शाकिर से कहता हूँ तुम दोनों को क्लिनिक ले जाए, मरहम पट्टी कराओ। उस आफत को तो मैं खुद देख लूँगा, मुकर्रम ने स्पाट लहजे में कहा और गुस्से से बाहर निकल आया। शमून, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अगर वो ज़रूरी बात जरनाब के हवाले से है तो मुझे नहीं करनी, शमून ने कहते स्पाट नज़रों से रेहाब बेगम को देखा। शमून, वो कोई गैर नहीं, बेटी है हमारी, आप उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? प्लीज़ उसे ढूंढें, मुझे लगता है ज़रूर वो किसी मुश्किल में है, रेहाब बेगम ने मुल्तजीन अंदाज में कहा। इन मुश्किल भरे रास्तों का इंतखाब उसने खुद किया है बेगम। ढूंढा उन्हें जाता है जो खो जाएं, जो अपनी मर्जी से जाए ना, वो अपनी मर्जी से छुपते हैं। कोई फ़ायदा नहीं ढूंढने का।
तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? नादान है, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। बेटी है वो हमारी, आप प्लीज़ उसे ले आएं। रेहाब, मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता, भूल जाओ और समझ लो कि हमारी एक ही बेटी है, इमामा शमून शाह, बस। शमून ने सख्त लहजे में कहा और कमरे से बाहर निकल गए, जबकि रेहाब बेगम बेबसी से रो दी। मुकर्रम साईं, बड़े साईं आपको याद कर रहे हैं। मुकर्रम अपने आदमियों को जरनात की तलाश में भेजकर हवेली लौटा तो आयान ने उसे शाजिम का पैगाम दिया। कितनी बार कहा है आयान, मुझे साईं कहकर मत बुलाया करो। मुकर्रम ने खश्मी नज़रों से उसे घूरते कहा, क्या करूं साईं, नमक खाया है आपका, दिल से इज्जत करता हूं आपकी, कोशिश के बावजूद नहीं कह सकता, आदत पड़ गई है। आयान ने मुस्कुराते हुए कहा, आदतें बदली भी जा सकती हैं आयान। मुकर्रम ने उसका कंधा थपकते कहा और मर्दान खाने चला गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम बेटा साईं, आएँ बैठें। शाजिम ने मोहब्बत से उसके सलाम का जवाब देते उसे सामने पड़े सोफे पर बैठने का इशारा किया। आपने याद किया, खैरियत? बेटा, तुम्हारे चाचा जान इमामा की पढ़ाई को लेकर परेशान हैं, उसके इम्तहान नज़दीक हैं, तो वो ये चाहते हैं कि तुम इमामा को लेकर शहर चले जाओ उसके इम्तहान होने तक। जैसे ही उसके इम्तहान ख़त्म हो तुम दोनों वापस आ जाना। शाजिम शाह ने संजीदगी से कहा, ठीक है बाबा साईं, मुझे कोई मसला नहीं। मुकर्रम ने इस बात में सर हिलाते कहा, ठीक है, फिर तुम ऐसा करो, इमामा बेटी से कहो तैयारी कर ले। आयान तुम दोनों के साथ ही जाएगा? जी बेहतर। वो मुस्कुरा कर हमें देखता है और हम लोग जो हो चुके हैं वो नुकसान भूल जाते हैं। मुकर्रम मर्दान खाने से निकलकर अपने कमरे की तरफ आया। दरवाज़ा खोलते उसने अंदर पैर रखा ही था कि बाहर आती इमामा से तसादुम हुआ। उफ़ अल्लाह जी, इस ज़बरदस्त तसादुम पर इमामा कराते हुए गिरने को थी जब मुकर्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचाया था। खुशियों में महका वजूद उसके नज़दीक हुआ था। मुकर्रम के कैलोन की महक इमामा के नथनों से टकराते उसको अपने सहर में जकड़ रही थी। तुम्हारी ये टकरे मारने वाली आदत नहीं जाएगी। मुकर्रम ने मुस्कुराते अपनी भूरी चमकती आंखें उसकी तरफ करते हुए कहा, मैं बकरी हूँ जो आपको टकरे मारूंगी? इमामा ने सुर्ख होते छोटी सी नाक फुलाई। बकरी नाम स्वीट करता है तुम पर, पिद्दू सी तो हो। मुकर्रम ने उसी के अंदाज में कहकहा लगाते उसके छोटे कद पर चोट की तो उसके गालों में पड़ते गढ़ों को देखते इमामा मबहूत हुई। वाह, कितने प्यारे हैं ये। उसके गढ़े को उंगली से छूते खोए लहजे में कहा तो मुकर्रम की मुस्कुराहट और गहरी हुई। आप ही के लिए हैं। मुकर्रम ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा तो इमामा होश में आई और सटपटाई थी। सॉरी, मैं जाती हूँ। रुको, कहाँ जा रही हो? मुकर्रम ने उसको भागते देख मुस्कुराते हुए पूछा और फिर से उसके डिम्पल नमूदार हुए, जिन्हें देखकर इमामा का दिल किया कि उन्हें चुरा ले। वो अम्मी बुला रही है ना? अच्छा ठीक है, जल्दी आकर पैकिंग कर लो, हमें शहर के लिए निकलना है। मुकर्रम ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा तो इमामा ने नासमझी से उसे देखते अस्पात में सर हिलाया और जल्दी से बाहर निकल गई। ज़रार, एक बार फिर सोच लो बेटा, ऐसे जाना ठीक रहेगा? आज़िम खान ने गाड़ी में बैठते ज़रार से पूछा। डैड, और कोई ऑप्शन नहीं, ज़रार ने कहते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। बाज़िका ने जाने से साफ मना कर दिया था, ये कहकर के उसे असाइनमेंट जीनत बेगम ने भी मना किया, लेकिन रुमैसा बेगम के कहने पर उन्हें मजबूरन साथ आना पड़ा। वो लोग हवेली के लिए निकल गए थे, लेकिन नहीं जानते थे कि आगे कौन सा तूफान उनका मुंतज़िर है। क्या हुआ जीनत, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जीनत बेगम को गहरे सांस लेते देखकर रुमैसा ने परेशानी से पूछा। मैं ठीक हूँ, बस पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। जीनत बेगम का दिल घबरा रहा था, जैसे आज कुछ होने वाला हो, लेकिन क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था।